Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the permutation and combination. ये permutation और combination हमारा एक टॉपिक होता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा permutation क्या होता है और combination क्या होता है. ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उसमें सारे मैथ्स की वीडियोस हैं, हमारी सारी 10th 12th की मैथ्स की वीडियोस हैं. अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है. ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं. देखिए आज की क्लास, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है. किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. ये होता क्या है, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये हमारा क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये आपको शायद इसके नाम से ही समझ में आ जाए. प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब गिनती करना होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या मतलब होता है. देखो फंडामेंटल है ये, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो यहाँ से देखो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ काउंटिंग करनी है. फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ काउंटिंग करनी है. तो क्या काउंट करना है वो एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि हमें काउंट क्या करना है यहाँ पे. तो उसको एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि एक क्लासरूम है. एक क्लासरूम के अंदर 27 बॉयज़ हैं, 27 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं. 27 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं. तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 27 में से एक बॉय को चुनना है किसी भी काम के लिए, या तो कोई मतलब सिलेक्शन करना है, आप ये लगा लो कि किसी भी एक लड़के का सिलेक्शन होना है 27 में से, और यहाँ पे एक लड़की का सिलेक्शन भी होना है. एक लड़की का सिलेक्शन होना है, वो कितने में से होना है ये भी आपको ध्यान रखना है. ये है 14, क्योंकि देखो टोटल इनको करके दो बच्चों को हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल इनको करेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे हो जाएंगे. और हमें करना है कि एक लड़की का सिलेक्शन करना है, एक लड़के का सिलेक्शन करना है. ठीक है, तो जो लड़की आएगी वो 14 में से ही आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास में 14 गर्ल्स हैं. और यहाँ पे जो एक लड़का आएगा वो किस में से आएगा, 27 में से आएगा, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर 27 बॉयज़ हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं. जैसे हमारे पास 14 गर्ल्स हैं, तो 14 गर्ल्स में से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं. 14 गर्ल्स में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो 14 गर्ल्स हैं उनमें से हम किसी भी एक को, जैसे ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, ये थर्ड वाली है, ये फोर्थ वाली है, ऐसे हम ये 14 गर्ल्स हैं, यहाँ तक ये 14 गर्ल्स हैं, तो इनमें से हम किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं. या तो फोर्थ को कर लें, या फिफ्थ को कर लें, या सिक्स्थ को कर लें. किसी भी एक को चूज़ करेंगे तो भी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. किसी भी एक को हम चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे तो हमारे पास कितने वेज हैं, वेज बोलते हैं मतलब यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ से हमारे कितने वेज हो जाएंगे, 14, क्योंकि हमारे पास 14 गर्ल्स हैं. इन 14 में से हम किसी भी एक लड़की को चूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने वेज हो जाते हैं, 14 वेज हो जाते हैं हमारे पास किसी भी एक लड़की को चूज़ करने के लिए. ठीक है, और उसी टाइप में यहाँ से हमें क्या करना था, एक बॉय चूज़ करना था और एक हमें गर्ल चूज़ करनी थी. तो एक लड़की तो हमने चूज़ कर ली है, उसके 14 वे हो गए हैं, मतलब 14 वेज हो गए हैं किसी भी एक लड़की को चूज़ करने के लिए. वो कैसे, या तो हम इसको चूज़ करेंगे या तो हम इसको चूज़ करेंगे. जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं होती, हम यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी की तरह ही चलते हैं, मतलब सारे के सारे वेज सब कुछ सोच के चलते हैं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की तरह ही हम यहाँ पे चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, 14th भी हो सकती है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाते हैं, 14 वेज हो जाते हैं टोटल किसी भी एक लड़की को चूज़ करने के लिए. ठीक है,
तो उसी टाइप में अगर कोई लड़का चूज़ करना होगा हमें, तो उसके कितने वेज बनेंगे? यहाँ पे 27 बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे जो हम किसी भी लड़के को चूज़ करेंगे तो हमारे पास 27 वेज हो जाएंगे। 27 वेज हो जाएंगे फॉर चूजिंग ए बॉय। किसी भी एक लड़के को चूज़ करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे? 27 वेज हो जाएंगे हमारे पास किसी भी एक लड़के को चूज़ करने के लिए, ठीक है। और एक लड़की को चूज़ करने के लिए हमारे पास कितने वेज थे? हमारे पास 14 वेज थे। तो 14 वेज हो गए हैं हमारे पास फॉर चूजिंग ए गर्ल। एक लड़की को चूज़ करने के लिए हमारे पास 14 वेज हो गए हैं। तो हमारे पास यहाँ से टोटल वेज कितने हो जाएंगे? हम जो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन जो निकालते हैं वो इसी बेस पे चलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास 27 वेज ये हो गए हैं, 14 वेज ये हो गए हैं। तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे जिससे हम एक लड़का चूज़ कर सकें और हम एक लड़की चूज़ कर सकें? तो देखो यहाँ से हम कैसे करते हैं, यहाँ से दोनों वेज जो हमारे पास वेज आए हैं 27 आए हैं और हमारे पास 14 आए हैं, उसकी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वेज आ जाते हैं। इतने तरीके हैं हमारे पास कि हम इतने बच्चों में से 27 बॉयज़ में से और 14 गर्ल्स में से एक लड़का और एक लड़की को चूज़ करने के लिए हमारे पास 378 तरीके हैं। इतने तरीक़ों से हम एक लड़के को और एक लड़की को सिलेक्ट कर सकते हैं 27 लड़कों में से और 14 लड़कियों में से। अजीब लग रहा होगा आपको कि इतने सारे वेज हैं, लेकिन इतने ही होते हैं। जैसे एक लड़का ये वाला हमने चूज़ किया है, एक लड़की ये वाली हमने चूज़ की है। जैसे इसका नाम आप कुछ भी लगा लो, राम लगा लो, और ये जो गर्ल है इसका नाम हम कुछ भी लगा लें, जैसे सीता ही लगा लें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लड़का मतलब 27 में से कोई भी एक लड़का हमने चूज़ कर लिया है राम, लेकिन 14 लड़कियाँ हैं यहाँ पे। 14 लड़कियों में से हमने सीता को चूज़ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। राम के साथ हम दूसरी लड़की को भी चूज़ कर सकते हैं, राम के साथ हम तीसरी लड़की को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लगा लो आप, सीता गीता मोनू सोनू कुछ भी लगा लो। यहाँ पे ये लड़की है मोनिका लगा लो, मोनू तो लड़कों का नाम होता है, ठीक है। और राम के साथ ही हम अगर लगा लें, कुछ भी लगा लें, सोनिका लगा लें, तो इतनी एक लड़के के साथ हम इतनी लड़कियों 14 लड़कियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। 27 लड़के हैं ना हमारे पास, तो एक लड़के के साथ 14 को कर सकते हैं, तो 27 के साथ कितने को कर सकते हैं? 27 के साथ 27 गुना 14, इस टाइप में हमारे पास ये होता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस सीधी मल्टीप्लाई करनी है और कुछ करना ही नहीं है। आपको यहाँ से समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे ये राम के साथ हमने 14 की 14 लड़कियाँ हमने एक बार के लिए ले ली हैं। यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ लड़की है, लेकिन यहाँ पे तो पहले वाला लड़का ही कंप्लीट हुआ है। हमारा जो सेकंड वाला लड़का होगा, जैसे श्याम नाम लगा ले हम सेकंड वाले लड़के का, उसके साथ भी 14 की 14 लड़कियाँ चलेंगी। तो 14 पॉसिबिलिटीज़ ये है, 14 पॉसिबिलिटीज़ ये थी, और इसी टाइप में थर्ड लड़के के साथ 14 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ तक हमारा ऐसे हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा, और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो 27 × 14 वेज हो जाएंगे हमारे पास। तो इस टाइप में हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक स्कूल के अंदर टोटल 36 टीचर्स हैं। एक स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं? 36 टीचर्स हैं। उनमें से मतलब बाहर से कोई नहीं आया है। जो 36 हैं उन्हीं में से हमें क्या करना है, एक तो हमें प्रिंसिपल अलॉट करना है, और एक और हमें क्या करना है, एक वॉइस प्रिंसिपल। एक को हमें करना है वॉइस प्रिंसिपल, हमें एक को अपॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ से हमें एक प्रिंसिपल बनाना है और एक हमें वॉइस प्रिंसिपल बनाना है।
तो वो हमारे देखो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी कि 36 में से कौन सा प्रिंसिपल बनेगा, कौन सा वॉइस प्रिंसिपल बनेगा। जैसे हमारे पास हमने ये जो पॉसिबिलिटीज़ हम लेंगे, जैसे हम प्रिंसिपल मान ले, प्रिंसिपल बनेगा राम, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक कोई टीचर है स्कूल के अंदर और इसको हम प्रिंसिपल बनाएंगे और वॉइस प्रिंसिपल बनाएंगे श्याम को, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज जब हम निकालेंगे यहाँ से तो वो क्या हो सकती है कि श्याम प्रिंसिपल बन जाए और जो राम है वो वॉइस प्रिंसिपल बन जाए। ये जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अपोजिट भी हो सकती हैं, जिसको हम प्रिंसिपल बनाएंगे वो वॉइस प्रिंसिपल भी बन सकता है। तो इस टाइप में हम पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। और जो 36 टीचर्स हैं, 36 में से जो एक टीचर है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो प्रिंसिपल भी बन सकता है और वॉइस प्रिंसिपल भी बन सकता है। तो जो एक टीचर है उसकी खुद की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ ये नहीं है कि 36 टीचर्स हैं तो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे राम के साथ श्याम बन रहा है वॉइस प्रिंसिपल, हो सकता है राम के साथ कोई और बने, फिर कोई और बने, फिर कोई और बने। राम को छोड़कर 35 बचते हैं। अगर राम को हम प्रिंसिपल अलॉट कर दें, कह दें कि जो राम है वो प्रिंसिपल है, राम है जो वो प्रिंसिपल है, हमने बना दिया है, अपॉइंट कर दिया है राम को प्रिंसिपल, तो जो वॉइस प्रिंसिपल का जो हमारा पद बचता है, वॉइस प्रिंसिपल जो बचता है हमारा, उसके लिए 35 कैंडिडेट्स हैं, 35 टीचर्स हैं हमारे पास जो वॉइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो जो राम आएगा वो 35 के साथ आएगा। अगर प्रिंसिपल हम राम की जगह श्याम को बनाएं, तो श्याम भी 35 कैंडिडेट्स के साथ ही हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार राम लिया, एक बार श्याम लिया, ये 2 ले लिए, अगली बार मोनू लेंगे, सोनू लेंगे, जो भी लेंगे, टोटल 35 हैं। तो 35 के 35 हमारे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्स्ट मान ले, सेकंड मान ले, तो इसके साथ भी हमारे 35 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वॉइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। यहाँ पे भी 35 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वॉइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो इतनी सारी हमारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं 36 कैंडिडेट्स के साथ कि उनमें से एक प्रिंसिपल बने और एक हमारा वॉइस प्रिंसिपल बने, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो सेम वही है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हमने क्या था, राम के साथ गीता भी आ सकती है, राम के साथ मोनिका भी आ सकती है, राम के साथ सोनिका भी आ सकती है, इसी तरह से राम के साथ 14 की 14 लड़कियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि राम के साथ 35 में से कोई भी हमारा जो है वो वॉइस प्रिंसिपल बन सकता है। ऐसे ही श्याम के साथ भी 35 में से कोई भी वॉइस प्रिंसिपल बन सकता है। और फिर ये अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे राम के साथ हमने श्याम को बना दिया वॉइस प्रिंसिपल, तो ये अपोजिट भी हो सकते हैं आपस के अंदर कि ये जो श्याम है वो प्रिंसिपल बन जाए और जो राम है वो वॉइस प्रिंसिपल बन जाए। तो ये भी हमारे अपोजिट हो सकते हैं। तो इस टाइप में हम जो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि कितने तरीके होते हैं एक प्रिंसिपल और एक वॉइस प्रिंसिपल बनाने के, ठीक है। तो उसके लिए हमें सीधा क्या करना होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर क्या होता है, जितने वेज बनते हैं, मतलब टोटल जो हमारे हैं टीचर्स, तो उनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जो मतलब वेज हमारे एक के साथ कितने वेज बन रहे हैं। जैसे राम के साथ 35 बन रहे हैं ना, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अब नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालें, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 35 तो हमारे पास टोटल टीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे राम के साथ 35 लेंगे, फिर श्याम के साथ, फिर राम के बाद थर्ड कोई है, कोई फोर्थ अगला कोई है, उसके साथ 35 लेंगे। तो इस टाइप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 के 36 आ जाएंगे हमारे पास, और उनके साथ हमें कितने लेने हैं, 35। तो ये हमारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी हमारी कि अगर 36 टीचर्स हों तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं
कि हम किसको प्रिंसिपल बनाएं, किसको वाइस प्रिंसिपल बनाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, आपने भी देख लिया होगा, बिल्कुल सेम है ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे एक बात बता देती हूँ आपको, ये आपका बेसिक है, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन भी इसी टाइप में निकलता है। पहले हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन यही होता है। कहीं आप सोच रहे हो कि परम्यूटेशन का वो फॉर्मूला नहीं बताया NPR वाला, तो वो हमारा आगे आएगा। आज हम चल रहे हैं बेसिक के अंदर। ठीक है, आज हम बेसिक कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज निकालना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे अलग लेते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन को। वो क्या गिवन है, हमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 6 सीट्स आर वैकेंट। 6 सीट्स आर वैकेंट, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर किसी बस के अंदर भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं, या क्लासरूम के अंदर लगा लो कि जो 6 सीट है वो वैकेंट हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इन हाउ मैनी वेज, हमें निकालना है इन हाउ मैनी वेज। वेज मतलब हमें वेज निकालने हैं, तरीके निकालने हैं। किसके तरीके निकालने हैं, वेज तो निकालने हैं, हमें पता ही है कि हम वेज निकालेंगे, लेकिन किसके निकालने हैं। कैन 3 पर्सन, कैन 3 मतलब यहाँ पे 3 दे रखा है, ध्यान रखना। कैन 3 पर्सन लगा लो, पैसेंजर लगा लो, स्टूडेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, 3 पर्सन सिट ऑन दैम, 3 पर्सन सिट ऑन दैम। यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब कैसे होगा। अब तक हम कर रहे थे कि 6 सीट हैं, मतलब 6 अगर हमारे पास कुछ भी गिवन है तो वो 6 की 6 हमारे पास वो पॉसिबिलिटीज़ होती थी। जैसे हमारे पास यहाँ पे 36 टीचर्स थे, तो 66 के 66 ही हमने यहाँ पे लिए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास सीट तो हमारे पास 6 हैं, लेकिन आदमी तो 3 ही हैं। अगर यहाँ पे हम 6 सीट लगा लें, ऐसे हम ये यहाँ पे अगर हम 6 सीट लगा के चलें, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हो गई है 6 सीट। 1 2 3 4 5 6 हो गई है हमारे पास 6 की 6 सीट। लेकिन हमारे पास आदमी 3 ही हैं हमारे पास। अगर 6 होते तो 6 की हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, हमारे इतने जो है वो वेज आ जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या हमारे पास 3 ही पर्सन गिवन है। अगर 3 ही अगर आदमी है तो 3 सीट हमारी वैकेंट बचनी है। यहाँ पे 3 सीट तो हमारी पक्का वैकेंट ही बचेंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो जो वैकेंट बचेंगी वो कौन सी सीट बचेंगी। हो सकता है कि जो पहला आदमी आए वो फर्स्ट पे बैठ जाए, दूसरा आदमी आए वो थर्ड पे बैठ जाए, और तीसरा आदमी आए वो फोर्थ पे बैठ जाए। मतलब सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ सीट जो है वो वैकेंट बच जाए। हो सकता है कि वो लगातार तीनों पे बैठ जाए 1 2 3 तक, हो भी सकता है कि वो 4 5 6 पे बैठ जाए, या हो सकता है 1 और 5 और 6 पे बैठ जाए। तो इस टाइप के हमें पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है कि वो कौन कौन से सीट पे बैठेंगे और कौन सी हमारी सीट वैकेंट रहेंगी। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पर्सन सिट ऑन दैम, मतलब कितने तरीके हैं कि 6 सीटों के ऊपर 3 आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो पॉसिबल जो वेज आएंगे वो हमारे पास कैसे आएंगे पॉसिबल वेज। तो यहाँ से देखो ये तीनों आदमी अलग अलग हैं। ठीक है, ये तो है नहीं कि तीनों आदमी एक ही सीट पे बैठेंगे, या तीनों आदमी हाथ पकड़ लिया तो इसका मतलब वो एक ही आदमी बन गया और वो मतलब लगातार बैठ गया तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो तीनों आदमी हैं वो इंसान अलग अलग हैं, तो वो एक सीट पे एक इंसान बैठेगा, मतलब एक सीट के ऊपर एक इंसान बैठेगा। ये नहीं होगा कि एक सीट पे 2 बैठ गए हैं। तो वो हमारे जो वेज हैं वो कैसे निकलेंगे, तो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने मान लिया कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, वो मान लिया कि किसी भी एक सीट के ऊपर बैठ गया। किसी भी एक सीट के ऊपर बैठ गया का क्या मतलब है कि उसके पास कितने तरीके हैं, मतलब कितनी चॉइस हैं उसके पास बैठने के लिए, उसके पास कितनी चॉइस हैं।
हो सकता है उसको फर्स्ट वाली चेयर पसंद आए, सेकंड वाली चेयर पसंद आए, हो सकता है उसको लास्ट वाली चेयर पसंद आए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास आया है उसके पास 6 चॉइस हैं, मतलब पहले से लेकर 6th तक वो कोई भी चेयर पे बैठ सकता है। इतनी सारी चॉइस है उसके पास, 6 चॉइस है उसके पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सेकंड पर्सन आएगा, मतलब 6 सीट वैकेंट थी, 3 पर्सन बैठाने थे, तो जो सेकंड पर्सन आएगा हमारे पास, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो पहले वाला आदमी है वो किसी ना किसी एक सीट के ऊपर पहले से बैठ चुका है। ये तो होगा नहीं कि ये जो सेकंड वाला पर्सन है ये पहलवान है और उसको मार के भगा देगा और खुद बैठ जाएगा। ऐसा हमें यहाँ पे खुद का दिमाग नहीं लगाना है, हमें जो गिवन है उसी टाइप में हमें यहाँ पे करना है। तो जो हमारा जो पहला आदमी था वो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाली सीट पे ये ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है। तो जो दूसरा आदमी बचेगा वो कौन सी सीट पे बैठ सकता है, या तो सेकंड पे या तो थर्ड पे। उसके पास 5 ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहले वाले आदमी के पास 6 थी, लेकिन दूसरे वाले आदमी के पास हमारी 5 ही चॉइस हैं। इन 5 में से किसी एक को चूज करना होगा उसे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम थर्ड पर्सन को देखें, थर्ड पर्सन को अगर हम देखें तो उसके पास कितनी चॉइस हैं, तो उसके पास हमारे पास चॉइस बचती है ओनली 4, क्योंकि वो जो दूसरा पर्सन है वो मान लिया कि सेकंड सीट पे ही बैठ गया, तो जो हमारा थर्ड पर्सन है उसके पास चॉइसेस बचती हैं 4, ओनली 4। तो यहाँ पे देखो अब जो थर्ड पर्सन है वो 4 बचती हैं, तो इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी बैठ सकता है और इस पे भी बैठ सकता है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनती हैं, इसकी 16 बनती हैं अगर अलग अलग हम निकालें। अगर ये वाला जो पर्सन था उसकी हम अगर निकालें तो उसके पास 5 चेयर थी, तो इनमें से वो किसी पे भी बैठ सकता है। तो इस टाइप में हमें और निकालनी होती है। ये जो पहला पर्सन आया था ये भी 6 की 6 में से कौन सी पे भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप में हम पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल वेज आ जाएंगे, यहाँ पे हम टोटल वेज की बात कर रहे हैं, तो जो टोटल वेज आ जाएंगे हमारे पास, देखो पहले वाले पर्सन के लिए जो हमारी आई है पॉसिबिलिटीज़, फिर सेकंड वाले पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ और फिर थर्ड वाले पर्सन की पॉसिबिलिटीज़, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर है वो आ जाएगा 120 हमारे पास टोटल वेज होंगे कि वो इतने तरीकों से इधर उधर बैठ सकते हैं, इतने तरीकों से इधर उधर वो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, हमें एक वर्ड गिवन है, ये भी उससे डिफरेंट है। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें एक वर्ड गिवन है रोज़, हमें एक रोज़ वर्ड गिवन है। तो उससे हमें क्या करना है, उससे हमें निकालना है कि इसमें देखो कितने लेटर्स हैं रोज़ के अंदर, ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर और ये है हमारा फोर्थ लेटर, मतलब ROSE, मतलब 4 लेटर हैं इसके अंदर जब ये रोज़ नामक वर्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये जो 4 के 4 लेटर्स हैं इनको हम रीअरेंज करें, मतलब ESOR ऐसे लिख दें, या ROES लिख दें, या EOSR लिख दें। तो इस टाइप से अगर हम वर्ड्स लिख दें, इस टाइप से वर्ड्स तो कहाँ होंगे, ये वर्ड्स तो कोई मीनिंग जिसका निकले उनको वर्ड बोलते हैं, तो ये तो कोई वर्ड्स तो होंगे नहीं। तो हमें मीनिंग और निकलने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो रोज़ में जितने वर्ड्स हैं उनसे हम कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उसका कोई मीनिंग निकले या उसका कोई मीनिंग ना निकले। जैसे इसका ESOR, इसका क्या मीनिंग होता है हमें तो पता नहीं भाई क्या मीनिंग होता है। तो इस टाइप से अगर हम निकालें कि रोज़ में जो 4 लेटर्स हैं उनसे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड,
रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन क्या होता है? जब हम एक लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हो। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डबल ई नहीं लिख सकते, डबल एस यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, और डबल ओ भी नहीं लिख सकते हैं, बस सिंगल में हमें चलना है। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्ड की। तो रिपीटेशन जब हमारी अलाउड नहीं होगी तो हम कैसे लिख सकते हैं इन वर्ड्स को? तो देख लेते हैं एक बार, कितने हमारे पास टोटल पॉसिबल जो वेज बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब हमें गिवन होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो उसको हम कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो ई वाला लेटर है वो हमने ऑलरेडी उठा लिया है, मतलब इसको हमने फर्स्ट प्लेस पे लिख लिया है। अब उसके बाद हम इन्हीं 3 लेटर्स को इधर उधर लिखेंगे, ई एस ओ आर या ई आर ओ एस, ई ओ आर एस, मतलब इस टाइप में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर ई को हमने उठा लिया है पहले ही, 4 में से हमने एक लेटर को उठा लिया पहले ही, तो हमारे पास पीछे कितने लेटर्स बच गए हैं? पीछे हमारे पास बचे हैं 3 लेटर्स ओनली। तो हमारे पास जब वेज निकालने हो तो 4 के साथ हमारा 3 आएगा यहाँ पे। जब हमारे पास रिपीटेशन इज नॉट अलाउड आता है तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा क्या होता है कि 4 × 3 हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, जैसे देखो 3 हमारे पास वर्ड्स थे, लेकिन यहाँ पे हमने ये 3 में से भी अगर एक को हमें ई और एस को अगर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब ई भी यहाँ पे रहेगा और एस भी यहीं पे रहेगा, तो हम कितनी वो कर सकते हैं, जैसे ई एस आर ओ, बस 2 ही बना सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास कितने बचे हैं वर्ड्स जो हमारे इधर उधर हिल सकते हैं? 2 बचे हैं। इस टाइप में हम यहाँ पे करते हैं। और अगर हम कर दें कि ई एस आर को फिक्स कर दें तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? ओ ही बचा, अकेला बचा, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो ये जो हमारा आएगा 12 × 24 वेज, ये जो हमारा आया है ये हमारे टोटल वेज आए हैं। इतने वर्ड्स बन सकते हैं हमारे आर ओ एस ई से। आप इसको तो बना के भी देख सकते हैं, अगर आपको मतलब फॉर्मूले पे कोई भी डाउट हो तो इसको आप बना के भी देख सकते हैं। इधर उधर करके इनको लिखते रहो, बस डबल नहीं करना है, ये नहीं लिखना है डबल ई डबल ओ बना दिया, ऐसे नहीं करना है, डबल कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे अगली जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो हम परम्यूटेशन को हम डिस्कस करेंगे। आज तक हम क्या निकाल रहे थे? आज तक हम निकाल रहे थे बस टोटल नंबर ऑफ वेज हम कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।